नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। दोस्तों, जब हम देवभूमि की बात करते हैं तो बात होती है पर्यटन की। यहाँ पर जो फिल्म पर्यटन है, यानी फिल्म को लेकर जिस तरह से यहाँ पर लोकेशंस बताई गई, बीते 4-5 सालों में फिल्म इंडस्ट्री का रुझान उत्तराखंड के वादियों में बढ़ा। सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने इसके लिए काफ़ी कुछ किया है। बॉलीवुड को आकर्षित करने में कई यहाँ पर योजनाएं लॉन्च की, सब्सिडी की भी बात की। फिल्म टूरिज्म को लेकर यानी बॉलीवुड को आकर्षित करने के लिए आपने तमाम योजनाएं चलाई। कोरोना के काल में ब्रेक लग गया। क्या आपको लगता है एक बार फिर से वो कनेक्टिविटी मुंबई बॉलीवुड से एक बार फिर बढ़नी चाहिए, ताकि यहाँ पर रोज़गार मिले, लोकल कलाकारों को मौका मिले और एक बार फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आएँ? ये आपका जो फिल्म संबंधी जो विचार है बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा ये मानना था कि हम बॉलीवुड को यहाँ आकर्षित करते, हॉलीवुड को भी आकर्षित करते, और हमारे जो बैकग्राउंड में, जो हमारे पर्वतों के बैकग्राउंड में जो हमारी कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ हम देना चाहते हैं बॉलीवुड को और हॉलीवुड को। और उनके परिप्रेक्ष्य में जो अगर फिल्में बनेंगी तो ज़्यादा, क्योंकि आपका नेचुरल बैकग्राउंड मिलेगा। उसी में एक कड़ी में एक हमारे पंडित नैन सिंह जी हुए, जिन्होंने यहाँ से लासा की दूरी को नापा। अंग्रेज़ों ने उनको एक घोड़ा दे दिया था, तो उन्होंने कहा घोड़े से मैं दूरी को नाप नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने 33 इंच की रस्सी अपने पैरों में बांधी और प्रत्येक वो पैर उठाते थे। उसके बाद 100 कदम के बाद एक अपने माला का मणका डालते थे। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने जो है हमारे लासा तक को नापा। हमारी इंडस बहती है उसको देखा उन्होंने। तो बहुत कुछ हमारे उत्तराखंड के लिए किया। तो उनका जो बैकग्राउंड है, जो धारचूला, मुनस्यारी, मलारी, उसी के बैकग्राउंड में उनकी फिल्में बने, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सार्थक होंगी। इसी के साथ साथ बहुत से जो हमारे प्रोडक्शंस हैं वो चाहते हैं कि हम कोई आदिवासियों की हमारी कहानियाँ हों। तो हमारे यहाँ थारू बोक्सा बहुत बड़ी आदिवासी कम्युनिटी रहती है, नेपाल में भी रहती है। इस पे अगर फिल्म बनती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी। और आदिवासियों के जनजीवन के अंदर उनकी क्या परंपराएं रही हैं, कैसे वो यहाँ आए, ये सब आपको देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ टाइगर कैपिटल है हमारा रामनगर, तो टाइगर संबंधी और हमारे उत्तराखंड के जो फोकलोर हैं, यहाँ की कहानियाँ हैं, रानी बौरानी है, तिलोरो अथेली है, माधो सिंह भंडारी है, ये बड़े बड़े महावीर हुए हैं। तो इनकी जो कहानियाँ जो हमारे जनजीवन में बिल्कुल इंटरवाइंड हैं, जुड़ी हुई हैं, इनका भी लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी यहाँ की जो महिला है उसका एक बहुत बड़ा सतीत्व जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि वो अपने पति की प्रतीक्षा में रहती है और वो बिल्कुल साधना करती है, पवित्र रहती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि केवल अपने पति के नाम पर अपना जीवन बिता देती हैं। तो ये हमारी एक चरित्र की एक बहुत बड़ी बात रही। और बाकी हमारी बहुत सी कहानियाँ हैं, उसमें हमारी लड़ाइयाँ रहीं, हमारे विजय हम रहे, बद्रीनाथ की पूजा रही, केदारनाथ की पूजा रही, कैसे भगवान यहाँ पर केदारनाथ जी आए, कैसे पांडव आए। ये बहुत सी कहानियाँ हैं जो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि फिल्माई जा सकती हैं। उसके लिए हमारा प्रयास था कि हम बॉलीवुड को आकर्षित करने के लिए मुंबई जाएं और उनको कहानियाँ बताएं, और यहाँ की जो सुंदर सुंदर चित्र हैं, वादियाँ हैं, वैलीज़ हैं, उनके फ़ोटोज़ दिखाएं ताकि वो प्रभावित होकर आएँ। इसके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म के अंदर भी हम कुछ कंसेशंस देने जा रहे हैं। फिल्म को प्रोत्साहित देने के लिए पैसा भी हम देते हैं। तो हमारा यही कहना है कि आइए उत्तराखंड, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की वादियों के ऊपर फिल्म बनाइए। और जब बुरांस खिलता है तो आप देखिए पूरा जंगल लाल हो जाता है। आप चोपता में जाएंगे और वहाँ जब बुरांस खिलता है तो पूरा जंगल लाल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि माँ नंदा देवी ने चुन्नी ओढ़ ली हो, लाल चुनरी ओढ़ ली हो। तो ऐसा दृश्य आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उत्तराखंड आपका स्वागत करता है। यहाँ गंगा बहती है, यमुना बहती है और सरयू बहती है। अब हम सरयू की आरती शुरू करने जा रहे हैं, तो यहीं से सरयू बहती है और वो फिर अयोध्या जा कर के और वो आगे बहने लग गई। तो कहने का मतलब है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा उत्तराखंड है और वादियों से, सुंदरता से भरा हुआ है। इसका निश्चित रूप से चित्रण कीजिए, फिल्म बनाइए। आइए उत्तराखंड आइए। अच्छा महाराज जी, आप तो देश विदेश के तमाम देशों में घूमते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप कई बाज़ारों को आपने देखा है। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर रोज़गार पलायन एक बड़ी समस्या बन के उभरी। पर्यटन विभाग के साथ साथ आपके पास कई ऐसे महकमे हैं जिसमें युवाओं को रोज़गार भी मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखें तो वो कौन से आइडियाज़ हैं जो आप अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, चाहते हैं आप करना? बहुत से आइडियाज़ हम लोग नहीं कर पाए। हम ये चाहते हैं कि जैसे एक तो केदारनाथ से लोग नीचे आते हैं, पैर थक जाते हैं, तो फुट मसाज का काम हम शुरू करें, बच्चों को ट्रेन करें और बच्चे फुट मसाज करेंगे, सीखेंगे, तो मैं समझता हूँ बड़ा लाभ मिलेगा।
आप सिंगापुर में जाइए, सिंगापुर में कोई पहाड़ी नहीं है, पर चलते चलते आपके पैर थक जाते हैं तो हर 15वीं दुकान वहाँ पर एक फुट मसाज की दुकान होती है। ऐसे ही वैष्णो देवी में भी फुट मसाज होता है। तो ये बहुत बड़ा एक रोज़गार का साधन है। बच्चे फुट मसाज करके पैसा कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैंपिंग का बहुत बड़ा हमारे यहाँ ट्रैकिंग और कैंपिंग का है, जिसमें यूथ मिल करके काम कर सकता है और लोगों को, पर्यटकों को वादियाँ और हमारी चोटियों तक पहुँचा सकता है, ट्रैकिंग करा सकता है। उसमें उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई ब्लैक कॉफ़ी क्या होती है, अंग्रेज़ लोग मिर्च नहीं खाते हैं, जो पर्यटक की जो वास्तव में उसकी जो डिमांड है वो कैसे हम पूरी करें। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूँ अपने हम युवा पीढ़ी को बहुत सा काम दे सकते हैं। और हम उसमें हमारी जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है उसमें हम टेंट भी उनको उपलब्ध कराएंगे, स्लीपिंग बैग भी उपलब्ध कराएंगे, तो बहुत कुछ हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि आने वाला टूरिज़्म अब भीड़ भाड़ का टूरिज़्म नहीं रहा। आने वाला टूरिज़्म अब जो है एकांत सेवन, जो जिसको आप कहते हैं सॉलिटरी टूरिज़्म, जो है वो उस तरह से होगा कि आप अपनी वादियों में जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहाड़ी भोजन है उसको हम लोग आगे लाना चाहते हैं। जैसे कुमाऊनी रायता है, बहुत टेस्टी होता है। हमारे मंडवे की रोटी होती है, बाड़ी होती है। हमारे नेटल ग्रास का, जिसको हम कंडली बोलती है, उसका साग होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इसको भी हम बढ़ाना चाहते हैं। टूरिज़्म के साथ साथ मुझे अब PWD भी मिला है, तो मेरा पूरा फोकस है कि सड़क पर जो यात्री दौड़ रहा है उसको सुकून मिले, उसको राहत मिले, साइनेजेस उसको आसानी से दिखाई दें। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि गाँव के अंदर जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं है, वहाँ पर आकाश के नीचे एक बेड लगा करके यूथों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि इस काम के करें। बगल में कोई टॉयलेट हो तो आदमी, उसको कहते हैं नाइट गेजिंग, आप बिस्तर पर बैठ करके आप पूरे आसमान को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, सवेरे की जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं उसका आनंद ले सकते हैं। तो अंडर द स्काई, मतलब सीधे आकाश के नीचे आप रुकें और वहाँ सोएं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से यूथ इसमें जुड़ेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर रिवर राफ्टिंग का काम है, पैराग्लाइडिंग का काम है, उसमें हम बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण ये थोड़ा रुका है, पर इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मैं समझता हूँ, और उत्तराखंड उसमें आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सियासी सवाल कर लें। देश में चर्चा हो रही है योगी जी के जनसंख्या कानून को लेकर। एक आध्यात्मिक गुरु हैं, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप मंत्री के हैसियत नहीं, एक आध्यात्मिक गुरु के नाते समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि क्या वाकई में जनसंख्या भारत के लिए, यूपी के लिए, तमाम राज्यों के लिए चुनौती बन चुकी है और अब इस कानून का आना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपका नज़रिया क्या है? नहीं, मेरा नज़रिया यह है कि इस कानून का मैं अध्ययन करूँगा। अभी मेरे सामने आया नहीं है, मैं इसका अध्ययन करूँगा, इसका परीक्षण करूँगा, और उसके बाद जो भी उत्तराखंड के हित में होगा उसको हम करेंगे। नहीं, यूपी की बात करें तो यूपी बहुत बड़ा है, कई देश आप घूमे हैं, हाँ, यूपी से भी ठीक कह रहे हैं, पर उसका अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। अच्छा, अब एक सवाल हम ये कर लेते हैं कि बीते कुछ दिनों से बात करें तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि चुनाव चूँकि 2022 का करीब है, 2-4 महीने बचे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ तीसरी पार्टी भी आ गई है और तमाम पार्टियां खड़ी हो रही हैं, मुद्दों को हटाने की कोशिश की जाती है, बाहरी लोग आते हैं, जो मूल मुद्दे उत्तराखंड के हैं वो कहीं गौड़ हो जाते हैं, हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और जो मुफ्त की बिजली है और दुनिया भर की बातें कह रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि मुफ्त का तो कुछ भी नहीं है, उसके एवज में आप वोट मांग रहे हैं तो मुफ्त का तो कुछ बचा नहीं। पर उसके बाद मैं समझता हूँ कि व्यवहारिक हमें होना चाहिए, देश की इकॉनमी को बढ़ाने वाला होना चाहिए, और संसाधन होंगे, अगर हमारे उत्तराखंड में संसाधन होंगे तो निश्चित रूप में वो रियायत भी दी जा सकती है। परंतु आपको पता है हमारा बजट बड़ा टाइट है, हमें विकास के बहुत काम करने हैं, हमें सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ना है, वो बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट्स हैं। अभी तक बहुत से गांव हैं जो अभी सड़क से जुड़ नहीं पाए हैं, तो वो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जिसके लिए हमें पैसा चाहिए, तभी हम गाँव को जोड़ पाएंगे। तो ये बड़े प्रायोरिटीज़ हमारे दिल्ली से अलग हैं, मैं ये बताना चाहूँ। प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस केदारनाथ को लेकर है, पर्यटन को लेकर है, काफ़ी पूरा उत्तराखंड पे फोकस रहता है उनका। आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि आप इस वक्त PWD भी देख रहे हैं, पर्यटन भी देख रहे हैं। PM साहब के नज़रिए से बात करें तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और आप पर कितनी नज़र है उनकी? नहीं, निश्चित रूप में बड़ी जिम्मेदारी है, और उनने जो केदारनाथ का जो पूरा एक मास्टर प्लान बनाया है बहुत ही सुंदर बना है, और मैं समझता हूँ कि वो एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन हमारा केदारनाथ बनता है। उसको भी हम हेरिटेज साइट UNESCO में अंकित कराने का हमारा प्रयास है। पूरे हम
हम अपने उत्तराखंड को ही अंकित कराना चाहते हैं। इसके जितने हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं, ये सब हम दर्ज कराना चाहते हैं यूनेस्को में। और मोदी जी ने जो 2013 के बाद त्रासदी के बाद जो लोग भूल गए थे, भयभीत हो गए थे कि साहब केदारनाथ के अंदर जो है सेफ़ नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुफा में वहाँ पर ध्यान करके और केदारनाथ के दर्शन करके ये सिद्ध कर दिया कि उत्तराखंड का टूरिज़्म जो है वो सेफ़ है, सुरक्षित है। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और निश्चित रूप में वो चाहते हैं कि रोड कनेक्टिविटी हो और हम आगे बढ़ें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने केदारनाथ में साधना की, जब मैं उनके साथ था तो मुझको वो सारे स्थान उन्होंने दिखाए जहाँ से आप केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इतना गहन अध्ययन, इतना गहन चिंतन और इतना गहन नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो उन्हीं के पास है केदारनाथ का। तो निश्चित रूप में उनके आराध्य हैं भगवान शंकर, और उस धाम को विकसित करने का उन्होंने वचन भी लिया था, आज उसको वो पूरा कर रहे हैं। देश भर के जो पर्यटक अब आ रहे हैं, जैसे जैसे मसूरी और ऊपर पहाड़ों पर जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप, आने से पहले क्या तैयारी रखें और ताकि यहाँ पैनिक ना हो, कोरोना का संक्रमण है, संदेश क्या होगा आपका एक पर्यटन मंत्री के तौर पे? मेरा संदेश ये होगा कि उनको भीड़-भाड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क पहननी है और सैनिटाइजेशन का उन्होंने करना होगा। और जहाँ भीड़-भाड़ है ऐसे क्षेत्र से बचें। मैं समझता हूँ भीड़-भाड़ करके हम बीमारी को फैलाएंगे, इस पर थोड़ी रोक लगनी चाहिए। और निश्चित रूप में एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हर व्यक्ति को ये देखना है कि मैं भीड़-भाड़ के स्थान से दूर रहूँ। दर्शकों, ये हैं सतपाल महाराज जी, वरिष्ठतम नेता हैं, ये भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, शीर्ष स्तर के। इनकी जो योजनाएं हैं वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बड़ी पहचान रखती हैं। आने वाले दिनों में इनका कहना है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड भी उत्तराखंड की वादियों में फिल्म शूट करे, OTT प्लेटफॉर्म को भी ये छूट देने की बात कह रहे हैं। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में जब चंद महीने की सरकार बची, देखना होगा कि सरकार की ये योजनाएं धरातल पर कितनी अमल में आती हैं, लोगों को कितना फ़ायदा मिलता है। फिलहाल आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ